स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हेल्थ गुरु। आप देख रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर भार्गव हमारे साथ हैं। डॉक्टर, इससे पहले कि और कॉलर हमारे पास आए, मुझे मौका मिला है तो मेरा वही सवाल जो ब्रेक पर जाने से पहले था, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं या हड्डियों के जो डॉक्टर हैं वो सही हैं इस बीमारी का पता लगाने के लिए? जी, थैंक यू। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आपके फ्रैक्चर या कुछ होता है तो डेफ़िनेटली हमारे जो हड्डियों वाले डॉक्टर ऑर्थोपेडिक कॉलीग्स हैं, उनके पास तो जाना है, बिकॉज़ जो फ्रैक्चर को ठीक करना है वो बेस्ट करेंगे। पर लोग हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि जो कॉज़ है फ्रैक्चर का, कि ये फ्रैक्चर क्यों हुआ, आपकी हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हुई, उसकी जाँच हम करते हैं। जो हार्मोनल कॉज़ होता है, जो मेटाबॉलिक कॉज़ यानी कैल्शियम, विटामिन यानी डी के। हड्डियों के डॉक्टर से एक स्टेप आगे तक आप लोग चेक करते हैं? जी, वो फ्रैक्चर, क्योंकि इसमें ये होता है कि फ्रैक्चर ठीक करना तो इमीडिएट जो अभी की प्रॉब्लम है वो है। हमारा उसके बाद गोल होता है कि ये फ्रैक्चर फिर से हो ही नहीं, और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या ऑस्टियोपोरोसिस जानलेवा भी हो सकता है? जी, ऑस्टियोपोरोसिस इटसेल्फ जानलेवा नहीं होगी, जानलेवा फ्रैक्चर होता है, क्योंकि अगर किसी के फ्रैक्चर हो लेकिन वो गया। फ्रैक्चर के पीछे एक रीजन हो सकता है जी, ऑस्टियोपोरोसिस? फ्रैक्चर के एक रीज़न ये है ऑस्टियोपोरोसिस, आई मीन फ्रैक्चर तो काफ़ी डिफरेंट रीज़न से हो सकता है, पर ये है कि अगर किसी के हिप जैसे फ्रैक्चर हो गया है हमारे एल्डरली पेशेंट में, और अगेन वो 2-3 महीने बिस्तर में है, तो काफ़ी न्यूमोनिया, अलग-अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जी जी। तो इसीलिए हम लोग इतना फोकस करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस पे, क्योंकि हम फिर फ्रैक्चर प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर सही ट्रीटमेंट टाइम पे हुआ तो हड्डियों को हम ये और कमज़ोर होने से बचा सकते हैं, और कुछ केसेस में हड्डियों को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। जो लोग स्मोकिंग के या फिर ड्रिंक के आदी हैं, जी, कितना इफेक्ट करता है वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए? काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग में जो केमिकल्स हैं वो बोन को इफ़ेक्ट करते हैं, उससे बोन कमज़ोर होती है। अल्कोहल का ये है कि एक तो अल्कोहल आपके जो बॉडी में जो आप कैल्शियम खाते हैं उसको अब्जॉर्ब करते हैं, उसको अफेक्ट करता है। तो ये कैसे इफेक्ट करता है, कैसे बचा जा सकता है, ये जानेंगे आपसे। कमलेश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर जींद से। नमस्कार कमलेश जी। कमलेश जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। पूछिए अपना सवाल। एक तो मेरे जो पेट है ना वो ज्यादा फुलाव में है, और घुटनों में दर्द है, हर जोड़ में दर्द होता है, पता नहीं क्यों, हर बोन से हर बोन तक जाता है। कमलेश जी, उम्र कितनी है आपकी? हमारी 32। 32 साल की हैं आप? हाँ। कभी कोई चेकअप करवाया? करवा। चलिए डॉक्टर अमित से जानते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। 32 साल की हैं, हर जॉइंट में इनको पेन रहता है। जी, नमस्कार। तो एक आपका जो पहला प्रश्न था कि आपके थोड़ा स्टमक फूला हुआ लगता है, ब्लोटिंग होती है, उसके लिए डिफरेंट कारण हो सकते हैं। अगर आपके जैसे बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है, जो स्टूल मूवमेंट ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ लोग को थोड़ा गैस्ट्राइटिस भी होता है। इस पॉइंट पे बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी, मैं देखता हूँ पेशेंट्स दवाइयाँ लेते हैं, जैसे पेनटॉप होता है, ओमेप्राज़ोल होता है, ये दवाइयाँ दी जाती हैं। पेनटॉप डी होता है कि स्टमक का एसिड थोड़ा कम हो। कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, पर अगर आप ये दवाई ले रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लेके लें, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म इससे भी हमने देखा है स्टडीज़ में कि हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर होती हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ भी आपका जो बॉडी में कैल्शियम जो आप अब्जॉर्ब करते हैं उसको भी कम कर देती हैं। चलिए, हमारे साथ पलवल से रवि हैं। रवि, पूछिए अपना सवाल। रवि, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? यस मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम मतलब मेरे भाई है, मेरे उम्र का ही है मैम, इसकी मतलब हड्डियाँ कमजोर हैं और उसकी हाइट नहीं बढ़ती। क्या उम्र होगी? मैम 17 है। ओके। तो आप एक तो जो अगर हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो उनका भी जो बेसिक कैल्शियम, विटामिन डी लेवल वगैरह देखना चाहिए। हाइट नहीं बढ़ना एक अलग इशू हो सकता है, वो ग्रोथ की प्रॉब्लम है, शायद ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम है, तो वो तो आप हमारे जैसे एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को आप दिखाओ, वो आपका एक देखेंगे कि हाइट वेलोसिटी क्या है, हाइट ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम है, कोई और हार्मोन की तो नहीं प्रॉब्लम है, और साथ साथ ये कैल्शियम, विटामिन डी और बोन की जांच करेंगे।
एक जस्ट पॉइंट हमारे लास्ट कॉलर का जो कह रहे थे कि कुछ लोगों को हर जॉइंट में, हर हड्डी में दर्द होता है, तो वो भी दिखाना चाहिए क्योंकि आर्थराइटिस जैसे हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, काफ़ी डिफरेंट तरह से अफेक्ट करता है लोगों को। आर्थराइटिस भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, तो अगर आपके आर्थराइटिस है उससे भी बोन्स वीक होती है, उससे भी जॉइंट्स सब तरफ दर्द करेंगे, तो वो भी आपके डॉक्टर दिखाने के बाद सही ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसे केस में भी आपका थायराइड फंक्शन, विटामिन डी वगैरह चेक करके तुरंत डॉक्टर के करेक्ट पास करना इनको चाहिए। जाना चाहिए। जी, वेट नहीं करना चाहिए। रोहतक से रेखा है, इनका सवाल भी यहाँ पर ले लेते हैं। नमस्कार रेखा जी, नमस्कार जी। पूछिए आप। सर मेरा पोलियो का केस है और मेरे एक पैर में पोलियो ज्यादा है, दूसरे में कम है। जिसमें कम है उसमें घुटने में दर्द रहता है और मेरा थायराइड टेस्ट मैंने कराया वो मेरा नॉर्मल है। अच्छा जी, नमस्कार। तो देखिए, एक तो थायराइड नॉर्मल है, तो उसके लिए फिर हमको कुछ नहीं करना है। अगर आपके जैसे दर्द रहता है, एक तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आप विटामिन डी चेक कराएं, बिकॉज अगर बहुत कम है उससे मसल एक्स होते हैं, घुटनों में दर्द होता है और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर वो लो आया, उसको करेक्ट करके फिर देखते हैं कि अगर आपका दर्द नहीं जा रहा है, फिर और जांच करनी होगी कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए, लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप भी सवाल पूछ सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस पर। अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो अनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा। चलिए अनीता जी, नमस्कार, पूछें आप। अरे मेरी एडी में दर्द है जी और कमर में दर्द है जी। उम्र क्या है आपकी? मेरी 46 है जी। 46। जी, इनिशियल प्रश्न क्या था इनका? एड़ी, कमर और घुटनों में दर्द। अच्छा, नमस्कार। तो देखिए, जो आपके इतने दर्द हो रहा है आपके 42 इयर्स ऑफ एज में, हमको देखना है कि आपके कोई जैसे आर्थराइटिस टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो नहीं है जिससे बोन्स वीक हो रहे हैं। एक ही रीज़न ये हो सकता है। दूसरा है डिपेंडिंग आप क्या काम करते हैं, आपका दिन का पोस्चर क्या होता है, मसल पोस्चर क्या होता है, वो देखना है। आप भी अपना थायराइड, विटामिन डी लेवल्स करा के फिर अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि अगर ये चीज़ों में कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्ट करना। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपने डॉक्टर भार्गव को गौर से सुना होगा। आप मुझे आंसर जो कर रहे थे, जो लोग स्मोक या ड्रिंक के आदी हैं, जी अगर वो इफेक्ट करता है, आप कह रहे थे इफेक्ट करता है, जी। कैसे बचा जा सकता है? हाँ, and हम ये बात कर रहे थे अल्कोहल पे भी कि देखिए, अल्कोहल या एक तो आपका कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम करेगी, दूसरा अल्कोहल से गिरने का रिस्क होता है, उससे फ्रैक्चर रिस्क हो सकता है। तो इससे कैसे बचा जाए? एक तो स्मोकिंग, हम कहेंगे कि स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करें। जी। अल्कोहल का ये है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो या तो एकदम कम लें, या अगर आप ले रहे हैं तो एक टाइम पे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लें, बस मिनिमल लें, जिससे कि आपको फिर गिरने के चांसेस आपके कम होंगे। और दूसरा, आप अपनी डाइट एडिक्वेट मेंटेन करें, हेल्दी डाइट लें, कैल्शियम डाइट में लें, विटामिन डी डाइट में लें, तो उससे ये रिस्क तो कम भरसक होंगे। कोशिश करें कि इससे बच के रहें, इसे मेन ना चीज़ लें। तो है बच के रहें। चलिए, रिसर्च इस प्रोग्राम के लिए जब हम कर रहे थे, जी मैंने वहाँ पर ये पढ़ा कि आगे आने वाले समय में ऑस्टियोपोरोसिस का जो रेशियो है वो बढ़ेगा। जी किन लोगों में इस बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है? क्या ये बच्चों में भी होता है? जी, तो बच्चों में भी होता है, इसको जुवेनाइल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जो यंग बच्चे 8 to 11 इयर्स में भी हो सकता है। उसके बच्चों में थोड़ा रीज़न अलग होता है। बच्चों में अगर कोई और मेडिकल प्रॉब्लम साथ साथ चल रही है, पैराथायरॉयड की, कैल्शियम की कोई प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की, अगर कोई कैंसर के लिए ट्रीटमेंट दिया गया, उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस उनमें हो सकता है। हमारे औरतों को तो डेफिनेटली अफेक्ट कर सकता है, मेनोपॉज के बाद अफेक्ट करता है, क्योंकि औरतों में ये ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, मेनोपॉज के बाद ऐसे ही बोन कमजोर जी होने वो लगते कम हो हैं। जाता है। जी जी। जो पहला साल होता है मेनोपॉज के बाद, उसमें औरतें सबसे ज़्यादा बोन लूज करते हैं, एस्ट्रोजन कम हो जाने ईस्ट्रोजन कम होने के बाद। जी जी। पुरुषों को भी अफेक्ट करता है। स्टेटिस्टिकली अभी इंडिया में कहते हैं 1 में से 8 मर्द अफेक्टेड हैं ऑस्टियोपोरोसिस से। वो अफेक्ट होते हैं क्योंकि उनमें भी प्रॉब्लम होती है, थायराइड की, कैल्शियम की, विटामिन डी की। अगर वो भी स्टेरॉइड्स ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए, स्मोकिंग और अल्कोहल से भी उन पे असर पड़ता है। अगर किसी को पता है कि उसको ये बीमारी है, जी। ट्रीटमेंट के लिए वो पहुंचे डॉक्टर के पास और पता चल गया, कितने टाइम पीरियड के बाद टेस्ट करवाते रहना चाहिए? जी, तो जैसे इनिशियली आप एक तो अपने ब्लड टेस्ट कराएंगे, एक डेक्सा स्कैन कराएंगे। हम ये कहते हैं कि एक बार अगर आपका विटामिन डी कम है तो पहले उसको रिप्लेस करके डेक्सा स्कैन कराओ।
अगर हम आपको ट्रीट कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, ओरल टैबलेट भी आती है, साल में एक इंजेक्शन भी होता है जिससे जो आपकी जो बोन्स हैं उनको और कमज़ोर होने से रोकता है। एक इंजेक्शन भी आता है जिससे बोन्स को थोड़ा हम मजबूत कर पाते हैं। अगर ये सब किया तो फिर हर साल आपको डेक्सामेथासोन कराना चाहिए और वो ऑनगोइंग हमारे साथ फॉलो अप होता है फिर पेशेंट्स का। डॉक्टर, जैसे मुझे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में इससे पहले कुछ नहीं पता था। हमारे जो दर्शक कॉल कर रहे हैं उनके साथ जो बाकी के फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं उन्हें नहीं पता था कि, और अब पता है कि हमें नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस, हमें नहीं है, उन्हें भी पता है कि उन्हें नहीं है, जिन्होंने कॉल किया केवल उनको था। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक है एक तरीके से बीमारी, और कोई भी बीमार होना नहीं चाहेगा। तो ऐसा क्या करें कि ऑस्टियोपोरोसिस से बच कर रहे हैं? हम पहले ही विटामिन डी और कैल्शियम अपना मेंटेन करके रखें, कैसे? तो देखिए, विटामिन डी और कैल्शियम का जो है, आप अगर डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले पाते हैं डाइट में, दूध कम लेते हैं या योगर्ट चीज़ कम लेते हैं, तो फिर आप कैल्शियम टैबलेट 1 या 2 दफ़े लें। आपका टोटल रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम होता है कैल्शियम का। जैसे मैंने बोला, अगर आप 250 मिलीलीटर दूध पिए एक गिलास इतना, तो उससे करीब 300 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिलेगा। तो अगर 1 गिलास दूध और 1 कैल्शियम टैबलेट लें, आपका डेली रिक्वायरमेंट ठीक होगा। क्योंकि आप डाइट में भी अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, थोड़े पल्सेस खाते हैं, दाल वगैरह, उसमें भी कैल्शियम होता है, तो डाइट से भी मिलता है। विटामिन डी, अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फ़िश लेते हैं, सैमन जैसी फ़िश लेते हैं, कॉड लिवर ऑयल की जो टैबलेट्स आती हैं उसमें भी विटामिन डी होता है, आलमंड्स ऐसे अच्छे नट्स होते हैं उसमें भी विटामिन डी होता है, और फिर विटामिन डी की टैबलेट्स भी होती हैं। उसके अलावा आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। जैसे आप थोड़े अगर वेट्स उठाते हैं, या ये नहीं हैवी वेट्स जिम में नहीं, पर आप जैसे कुछ लाइट लोड भी कैरी करते हैं, उससे बोन स्ट्रेंथन होती है। आप जैसे एलिवेटर नहीं लें, लिफ्ट नहीं लें, सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाएं, तो उससे भी आपकी मसल्स, बोन्स वगैरह स्ट्रेंथन रहती हैं। डेली लाइफ में भी सुधार लाने की ज़रूरत है। एक्टिव रहें, स्मोक नहीं करें, अल्कोहल अगर हो सकता है एकदम कम करें। इन सब चीज़ों को मिला के आपका ये बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ऑफिस गोइंग के लिए भी सेम यही सारी चीज़ें बताइए। ऑफिस गोइंग के लिए भी मेनली हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज जारी रखें। चलिए, चरखी दादरी से ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, इनका सवाल सुन लेते हैं यहाँ पर। नमस्कार ओम जी। ओम प्रकाश जी नमस्कार। पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते मैडम, डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो। पूछिए सर, सुन रहे हैं आपको। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, ऐसा है जी, मेरी उम्र ओम प्रकाश जी, टीवी को सुनकर आप बातचीत कर रहे हैं, आप फोन पर बात कीजिए, बेहतर बात होगी। ओम प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा जी, हड्डियों मांसपेशियों में तो मेरा साइनस है जी 20 साल से करीब। साइनस की बीमारी, जुकाम से एलर्जी है, उसकी मैंने टेबलेट खाई काफी, और एक माइग्रेन, उसका सिर दर्द वगैरह की टेबलेट खाली काफी। तो इन टेबलेट का असर नहीं दिखा, ऐसे पूरे हड्डियों में दर्द रहता है जी, हाथ पैरों में काम करने में मन नहीं करता। और मेरी उम्र है जी 51 साल। 51 साल? हाँ जी, हाँ जी। 51 साल के हैं, साइनस की पहले इनको प्रॉब्लम थी और अब इनको हड्डियों में तकलीफ है जी। और जैसे आप कह रहे हैं हड्डियों में दर्द रहता है कंटिन्यूसली, तो देखिए हड्डियों में जो दर्द है उसका अगेन कारण है कि या तो आपके विटामिन डी की कमी है, या तो आपके जैसे अगर जॉइंट्स में दर्द हो रहा है तो जॉइंट्स जो अगर धीरे धीरे घिस जाते हैं उससे दर्द हो सकता है। अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं कि आपके फैमिली में या पेरेंट्स में किसी के अर्ली फ्रैक्चर था, या आप स्टेरॉइड्स ले चुके हैं, या आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल फिट करती है तो आपको एक डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए। उससे एटलीस्ट दिख जाएगा कि आपके हड्डियों की स्ट्रेंथ कितनी है, ये मजबूत हैं या नहीं है। जहाँ तक आपका ट्रीटमेंट का सवाल है, अगर आपने विटामिन डी करेक्ट किया तो थोड़ा पेन तो डेफिनेटली कम होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो या तो इंजेक्शन या एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से वो ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा सर्जरी भी होती है जैसे घुटनों के लिए। मेन चीज़ मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि आप अगर दर्द की दवाई ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, तो उसको लगातार ना लें, आप एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हमारे साथ पानीपत से हमारे अगले कॉलर वाईके शर्मा जी हैं। नमस्कार शर्मा जी। हाँ जी, पूछिए सर। मैं वाईके शर्मा पानीपत से जी। नमस्कार जी। मैं मल्टीपल माइलोमा का केस है सर मेरा, जी। मल्टीपल माइलोमा का, और मुझे इसके कारण से
विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और एक शोल्डर में मेरे पेन आ गया है अब, और बैकबोन में तो पेन है ही, और मैं कोई भी पेन किलर नहीं लेता हूँ, कोई भी, और लेता हूँ तो केवल मात्र अल्ट्रासेट टैबलेट लेता हूँ, अल्ट्रा, और 15 से 20 मिनट में धूप लगाता हूँ अपनी बॉडी को विदाउट क्लॉथ। और फिर एक लेफ्ट साइड का शोल्डर है, ये कुछ जाम हो गया है, जड़ सा गया है, जैसे कि थिकनेस आ गई है इसमें, तो इसके लिए बताइए सर। अच्छा जी, नमस्कार। तो देखिए, आपके जो अगर सिर्फ लेफ़्ट शोल्डर में एकदम से दर्द होने लगा है, उसके ये कारण हो सकते हैं कि या तो अगर शोल्डर में इंजरी हुई, या समटाइम्स जो शोल्डर का जो जॉइंट है, जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है, वहाँ अगर थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो थोड़ा जैम हो जाता है। अगर आपके बैक में ये एक जगह शोल्डर में जो दर्द हो रहा है, तो जो आपके डॉक्टर हैं जो आपका मल्टीपल मायलोमा ट्रीट कर रहे हैं, उनको ज़रूर दिखाएं, ये एक बार क्लियर करने को कि उसके वजह से तो नहीं कि आपके बैक या शोल्डर में दर्द हो रहा है। विटामिन डी तो आप जैसा आप कह रहे हैं, अगर डिफिशिएंसी है उसको करेक्ट कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों में जो अगेन बोन पेन होता है, जैसा आप कह रहे हैं मसल पेन होता है, विटामिन डी, थायराइड, तो डेफिनेटली देखना चाहिए। और भी कारण होते हैं कि कुछ ये मैंने पहले नहीं मेंशन किया, कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं जिससे भी मसल में इफेक्ट होता है, वो आपके डॉक्टर जांच करेंगे। और भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपके डॉक्टर जांच करके देखेंगे इसलिए मसल तो नहीं इन्फ्लेम हो रही, इसलिए बोन तो नहीं इफेक्ट हो रही है। चलिए, हरिद्वार से हमारे साथ लक्ष्मी हैं, हमारी अगली कॉलर। नमस्कार लक्ष्मी जी, पूछिए। हाँ जी, मेरे घुटने में राइट में बहुत दर्द रहता है। हाँ जी, घुटने में रहता है दर्द बहुत ज्यादा, पैर में। आपकी उम्र कितनी है लक्ष्मी जी? हमारी 55 साल है। चलिए। हाँ जी, 55 साल है हमारी उम्र, और 55 साल है, और मेरे कमर में भी दर्द रहता है, और ये घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, चलने में तकलीफ है, लेटने में भी है, और शुगर भी है मेरे को। चलिए, डॉक्टर अमित से हम जानते हैं इसका उपाय। जी नमस्कार। तो देखिए, अगर आपकी उम्र 55 साल है, अगर आपके इतना दर्द रहता है पीठ में और घुटनों में, एक तो आपको दिखाना चाहिए अपने आप को, आपका शायद डेक्सा स्कैन, अगर रिस्क फैक्टर्स भी हैं आपके, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, वो तो हमें करना चाहिए। अगर बोन्स कमज़ोर हुई तो उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करेंगे। एक एक्सरे तो होना ही चाहिए आपका अगर पीठ में दर्द है, क्योंकि ऑफन जो पीठ में फ्रैक्चर होता है, जो वर्टेब्रे होते हैं उनमें फ्रैक्चर जो होते हैं या तो साइलेंट होते हैं कि पता नहीं चलता, या हो जाते हैं और फिर आपके परसिस्टेंट जो आप जैसे बता रही पीठ में दर्द होता है। घुटनों के लिए अगेन वो एक्सरे से जांच होगी कि अगर घुटने का जो जॉइंट है वो थोड़ा घिस गया है, उसमें स्पेस अब कम हो गई है, तो उसको या तो एक्सरसाइज से मसल स्ट्रेंथन करेंगे घुटने के अराउंड, उससे पेन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, या घुटने में इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो काफ़ी ट्रीटमेंट्स हैं, पर जैसे मैंने पहले कॉलर को बोला था, आप अगर लगातार पेन की दवाई ले रही हैं वो मत लें, आप प्लीज़ एक डॉक्टर को दिखाएं। हार्मफुल है वो सही नहीं है, ठीक तरीका नहीं है, और ना ही ठीक इलाज का वो उपाय है। और एक अहम सवाल मैं यहाँ पर लूँगी, हालांकि अब ख़त्म करने का वक्त हो गया है इस कार्यक्रम को, लेकिन क्या ये बीमारी जेनेटिक भी है? मैं आपको बताऊँ सवाल जहन में कैसे आया। मेनोपॉज ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं, उसके बाद हड्डियों की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। युवाओं में भी आपने कहा उनको भी हो सकती है, जो अल्कोहल के आदी हैं उनको भी हो सकती है, बच्चों का भी आपने जिक्र किया, तब मैंने सोचा क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है क्या? जी, कुछ जेनेटिक कंपोनेंट है, इसलिए हम कहते हैं जब हम आपको एवेल्युएट करते हैं, आपका रिस्क फैक्टर जो प्रोफाइल होता है, जो आपकी फैमिली हिस्ट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे आपके मदर के फ्रैक्चर हुआ है, मदर के हिप फ्रैक्चर हुआ है, मदर के ऑस्टियोपोरोसिस थी, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं ये डेवलप होने के। तो अगर फैमिली में ऐसा है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस किसी को पहले हुआ है, तो उनको खुद अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर वो युवा हैं तो उनको अपना ध्यान तो रखना ही चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ जानने और सीखने मिला आपसे डॉक्टर, बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। इसके साथ ही हेल्थ गुरु में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले रविवार शाम 4 बजे फिर हाजिर होंगे एक नई टॉपिक, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।